अध्याय 211 झोऊ भाड़े के सैनिकों के लिए न्याय का दिन एक। तलवार सीधे उसके गले पर तानकर भाड़े के सैनिक ने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत दिखाने की कोशिश की। जियान चेन के अनुरोध का जवाब देने में बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे झोऊ भाड़े के सैनिकों के मुख्यालय में ले गया, एक खतरनाक नजर के साथ। जियान चेन और भाड़े का सिपाही रेस्तरां से बाहर चले गए, लेकिन उसके अंदर पहले से खामोश इमारत में चहचहाट की आवाज गूंज उठी, क्योंकि हर कोई झोऊ भाड़े के सैनिकों की 3 लाशों को अविश्वास से देख रहा था। सदमे में हर भोजनकर्ता एक दूसरे से उस घटना के बारे में बात करने लगा जो अभी अभी उनके सामने घटी थी। वह युवक कौन है? उसकी ताकत अप्रत्याशित रूप से इतनी अधिक है कि वह 3 झोऊ भाड़े के सैनिकों को मार सकता है। मैं उसकी हरकतें भी नहीं देख पाया क्योंकि वे बहुत तेज थे। ये वाकई चौंकाने वाली घटना है। मैं पहले से ही 40 साल का हूं, लेकिन मेरी ताकत एक प्राथमिक संत गुरु से भी आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन वह युवक मुश्किल से 20 साल का है और उसने कुछ लोगों को मार डाला जो मेरी ताकत के आसपास हैं। ये कितना अकल्पनीय है। वह युवक बहुत ताकतवर है, मेरा अनुमान है कि वह महान संत गुरु स्तर का है। क्या यह हो सकता है कि झोऊ भाड़े के सैनिकों ने उसे नाराज कर दिया हो और वह आज बदला लेने आया है? झोऊ भाड़े के सैनिकों के कप्तान झोऊ यूं में भी एक महान संत गुरु की ताकत है। उनके पास कई संत गुरु विशेषज्ञ भी हैं। इस युवा ने झोऊ भाड़े के सैनिकों की मुख्य सेना के लिए इतनी जल्दी युद्ध के झंडे बुलंद कर दिए हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वह उनके लिए एक प्रतिद्वंद्वी भी होगा। इस रहस्यमयी विशेषज्ञ युवक का निश्चित रूप से झोऊ भाड़े के सैनिकों के खिलाफ प्रतिशोध है। उस अद्भुत लड़ाई क्षमता के बाद मैं उनकी लड़ाई देखना चाहता हूं। ठीक है, कुछ ही देर में लड़ाई जरूर होगी। चलो जल्दी से जाकर देखें। चलो चलें। हर किसी को जीवन में एक बार होने वाले इस आयोजन को देखने जाना चाहिए। इसके बाद रेस्तरां में मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की और रेस्तरां से बाहर निकल गए, जिससे रेस्तरां लगभग खाली हो गया। जियान चेन ने झोऊ भाड़े के सैनिक पर अपनी हल्की हवा वाली तलवार रखने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह धीरे धीरे शांत भाव से उसके पीछे चलता रहा, जबकि दोनों सड़कों से गुजर रहे थे। हालांकि वह अपने सामने वाले भाड़े के सैनिक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अगर भाड़े का सैनिक भागना चाहता तो जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार तुरंत उसकी गर्दन में घुस जाती। जियान चेन के पीछे रेस्तरां से लोगों का समूह 50 मीटर की दूरी पर चल रहा था। झोऊ भाड़े के सैनिक वेक सिटी के एक केंद्रीय घर में स्थित थे। घर के गेट के ठीक ऊपर एक बोर्ड पर शानदार सुलेख में लिखा था झोऊ भाड़े के सैनिक, और उसके ठीक नीचे 4 भारी बख्तरबंद भाड़े के सैनिकों का एक समूह खड़ा था। गेट के ऊपर लगे विशाल बोर्ड को देखकर जियान चेन अपने चेहरे पर एक उदास लेकिन गहरी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि मुख्यालय तक भाड़े के सैनिक का पीछा करने से पहले उसकी आंखों में हत्या की मंशा की एक झलक उभरी। ये झोऊ भाड़े के सैनिकों का क्षेत्र है, अपना नाम बोलो। जैसे ही जियान चेन विशाल द्वार के पास पहुंचा, द्वार पर खड़े पहरेदारों ने ठंडी निगाहों और ऊंची आवाज में चिल्लाकर उसका रास्ता रोक दिया। हम्फ। जियान चेन ने एक बार फिर से नाक भांज सिकुड़ी, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में हल्की हवा की तलवार दिखाई दी। एक झटके में भारी बख्तरबंद भाड़े के सैनिक का गला काट दिया गया और खून पूरी जमीन पर फैलने लगा। झोऊ भाड़े के सैनिक ने अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और अंततः उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अपने साथी को जमीन पर मरा हुआ देखकर बाकी तीनों सैनिक चौंक गए। वे जल्दी से होश में आए और गुस्से से चिल्लाने लगे, कितना बेशर्म! हमारे झोऊ भाड़े के सैनिकों में से एक को मारने के लिए आप मौत के लिए अधीर हैं। तुरंत 2 संत हथियार जियान चेन पर उड़, जबकि आखिरी एक हंगामे की सूचना देने के लिए फाटकों के बीच पीछे हट गया। अचानक जैसे ही दोनों भाड़े के सैनिक कार्रवाई में आगे बढ़े, जियान चेन की हल्की पवन तलवार चांदी की तरह चमक उठी और दोनों के गले में घुस गई, इससे पहले कि वे तलवार को पकड़ने के लिए पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया कर पाते। एक ही क्षण में जियान चेन ने गेट पर खड़े 4 गार्डों में से 3 को मार डाला था और आखिरी गार्ड बाकी को चेतावनी देने के लिए अंदर भाग गया था। जमीन पर पड़े तीनों शवों को घूरते हुए जियान चेन ने ऊपर लगे बोर्ड को देखा। झोऊ भाड़े के सैनिकों, आज वह दिन है जब तुम्हें वेक सिटी से मिटा दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए वह अपनी हल्की हवा की तलवार की हल्की चमक के साथ हवा में उछला और झोऊ भाड़े के सैनिकों के प्रतीक बोर्ड को चीर दिया। झोऊ भाड़े के सैनिकों के बोर्ड को नष्ट करने के बाद जियान चेन ने तुरंत ही एक जोरदार आवाज के साथ गेट को तोड़ दिया। लकड़ी के गेट तुरंत ही दरवाजे की टिका से उड़ गए और उससे बहुत दूर जमीन पर गिर गए। टकराना। जैसे ही बड़े दरवाजे जमीन पर गिरे, हवा में एक बड़ी आवाज गूंज उठी और दरवाजे टुकड़ों में टूट गए तथा टुकड़े तूफान के साथ चारों ओर उड़ने लगे।
हम कौन इतना दुस्साहस कर रहा है कि हमारे जो भाड़े के सैनिकों पर हमला कर दे। उसी समय अंदर से एक उग्र आवाज ने जियान चेन को पुकारा। जियान चेन आराम से कदम दर कदम आगे बढ़ा। वह ऐसे शांत भाव से चल रहा था जैसे शाम की सैर पर निकला हो। उसका चेहरा भी शांत था, जैसे वह जो भाड़े के सैनिकों को गंभीरता से नहीं ले रहा हो। जैसे ही जियान चेन आंगन में गया, घर के अंदर की आकृतियां अचानक जियान चेन की आंखों के सामने आ गईं। उसके सामने पहले से खाली जगह में एक अकेला नीला लबादा पहने अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह आदमी लगभग 50 साल का लग रहा था और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे। इन निशानों की वजह से उसका रूप काफी डरावना लग रहा था। इस आदमी के प्रवेश के बाद 20 लोगों का एक और समूह तेजी से आंगन में उड़ आया। उनमें से कुछ भाग रहे थे, जबकि बाकी छत से नीचे उड़ गए। कुछ ही देर में 100 से अधिक लोगों ने प्रांगण को भर दिया और जियान चेन बीच में घिरा हुआ था। जख्मी चेहरे वाला आदमी जियान चेन को ठंडी निगाहों से घूर रहा था, जबकि वह उसका नाप ले रहा था। बच्चे, तुम कौन हो और तुम हम जो भाड़े के सैनिकों से लड़ने के लिए यहाँ क्यों आए हो? जियान चेन ने अपने चारों ओर देखते हुए उस आदमी को घूर कर देखा। उस आदमी को जवाब देने के बजाय उसने अपना ही सवाल पूछा, क्या ये जो भाड़े के सैनिकों में से कोई है? ये सुनकर अधेड़ व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तुम्हारे सवाल का क्या मतलब है? जियान चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपने दाहिने हाथ से लाइट विंड स्वॉर्ड को पकड़ लिया। तलवार क्यूई की एक तीखी मात्रा उसके चारों ओर हवा में भर गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब से वेक सिटी में जो भाड़े के सैनिक नहीं रहेंगे। अध्याय 212 जो भाड़े के सैनिकों के लिए न्याय का दिन 2। जब जियान चेन का शांत वचन हर जो भाड़े के सैनिकों के कानों तक पहुंचा तो उनके चेहरे अचानक बदल गए। एक पल में जियान चेन पर निर्देशित हर ठंडी निगाह की जगह एक भयंकर क्रोध और हत्या की इच्छा ने ले ली। जख्मी आदमी के चेहरे पर गुस्सा था और साथ ही उसका चेहरा भी काला पड़ गया था। उसकी आंखों से हत्या की तीव्र भावना निकल रही थी और वह जियान चेन को घूर रहा था। बच्चे, सिर्फ तुम्हारे रहते हुए तुम ऐसी बात कहने के लायक नहीं हो। कोई जाकर उसे पकड़ ले। इस अज्ञानी बच्चे को यह समझने दो कि धरती की तुलना में स्वर्ग कितना ऊंचा है। उसे यह बता दो कि हमारे जो भाड़े के सैनिक लड़ने लायक नहीं है। जैसे ही उस आदमी ने आदेश दिया, आसपास के भाड़े के सैनिकों ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने अपने संत हथियारों को मूर्त रूप दिया और हर संभव कोण से जियान चेन पर हमला किया। जियान चेन ने एक व्यंग्यात्मक शब्द बोला, क्योंकि उसका शरीर दृष्टि से ओझल हो गया था। जैसे ही उसके शरीर का अंतिम हिस्सा टिमटिमा कर गायब हो गया, उसके दुश्मनों के सभी संत हथियार हवा के अलावा किसी और चीज पर नहीं गिरे। जियान चेन बिजली की तरह तेजी से आगे पीछे घूम रहा था और अपनी हल्की हवा वाली तलवार से वार कर रहा था। एक के बाद एक भाड़े के सैनिकों के गले में आसानी से वार करते हुए उसकी तलवार इतनी फुर्तीली थी कि आम संत और महान संत बिना जाने ही मर गए। मारे जाने पर उनमें से हर एक जमीन पर गिर गया। हालांकि यह जियान चेन के खिलाफ 100 से ज्यादा लोगों का मुकाबला था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। इसलिए ये झोउ भाड़े के सैनिकों के लिए नरसंहार बन गया था। वास्तव में जियान चेन के लिए ये लगभग ऐसा था जैसे कि झोउ भाड़े के सैनिक जवाबी हमला भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जियान चेन को पकड़ने में पूरी तरह से असमर्थ थे। जियान चेन की तेज तलवार के नीचे 2 और लोग जल्दी ही मर गए। फिर एक छोटी सी सांस लेने में ही 8 लोग उसकी तलवार से मर गए। युद्ध अगले 5 मिनट तक चला, जिसके बाद 100 लोगों का समूह तुरंत ही घटकर आधा रह गया। जख्मी आदमी ने हैरान भाव से जियान चेन द्वारा किए गए नरसंहार को देखा। कुछ ही सेकंड में जियान चेन ने 50 लोगों को अकल्पनीय रूप से मार डाला था। जख्मी आदमी को इस बात से डर लग रहा था कि जियान चेन ने कितनी तेजी और कुशलता से उन लोगों को मार डाला था। जियान चेन हर प्रतिद्वंद्वी के बीच से पानी की तरह आसानी से बहता रहा। उसके हर कदम के साथ एक और आदमी उसकी तलवार से गिरता हुआ खून हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अकेले फर्श पर जियान चेन के हर शिकार के मिश्रित खून का एक तालाब बनने लगा था। निर्दयी नरसंहार थोड़ी देर तक जारी रहा, क्योंकि हर झोउ भाड़े का सैनिक लगातार युद्ध की पुकार लगाता रहा। आश्चर्य की बात नहीं है कि जियान चेन के साथ वार करने वाले उनमें से एक भी व्यक्तिगत से चिल्लाया नहीं था, क्योंकि जियान चेन ने उनके गले काट दिए थे और उन्हें बोलने से रोक दिया था। उनमें से कुछ तो अपनी जान गंवाने से पहले दर्द को महसूस भी नहीं कर पाए थे। 10 सांसों के बाद जियान चेन आखिरकार रुक गया और एक तरफा नरसंहार समाप्त हो गया। इस समय पूरा प्रांगण झोउ भाड़े के सैनिकों की लाशों से अटा पड़ा था। उनमें से 100 थे, लेकिन जियान चेन के उन्हें खत्म करने के बाद वे सभी 100 एक दूसरे के ऊपर बिखर गए। प्रत्येक शव की गर्दन पर एक घाव था, जिससे खून बहकर जमीन पर गिर गया, जिससे वह लाल हो गया।
खून की बदबू हवा में फैलने लगी और अगर कोई इसे सूंघे तो निश्चित रूप से उल्टी कर देगा। अब तक केवल जख्मी आदमी और उसके पीछे 1 दर्जन अन्य लोग ही बचे थे। उन सभी के चेहरे पर सुस्ती थी, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। वहां 100 लोग हुआ करते थे, लेकिन कुछ ही पलों में उन सभी को एक ऐसे युवक ने मौत के घाट उतार दिया जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी। हालांकि उन्होंने खुद इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को देखा था, फिर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। 11 लोग बुरी तरह डरे हुए थे और उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। जियान चेन ने बचे हुए लोगों को एक शांत भाव से देखा, फिर धीरे धीरे एक निर्दयी मुस्कान ने उसकी जगह ले ली। उसने जिन पहले 100 लोगों को मारा था वे सिर्फ संत और महान संत स्तर के लोग थे, लेकिन ये बचे हुए लोग झोऊ भाड़े के सैनिकों के स्तंभ थे जो कम से कम एक संत मास्टर के स्तर के थे। बिना समय गंवाए जियान चेन की आकृति हरकत में आ गई और वह बचे हुए दर्जन भर लोगों की ओर उड़ गया। लाइट विंड स्वॉर्ड एक चांदी के चाप में उड़ी और आसानी से 2 लोगों के गले में घुस गई, जिससे 2 संत मास्टर्स की जान आसानी से चली गई। अब जबकि जियान चेन ने महान संत मास्टर स्तर पर सफलता प्राप्त कर ली थी, ये संत मास्टर उसकी नज़र में कमजोर चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। यहां तक कि उसकी तलवार भी एक संत मास्टर के लिए अपरिहार्य होगी। जियान चेन का एक भी झोऊ भाड़े के सैनिक को भागने देने का कोई इरादा नहीं था। बिजली की गति से 2 संत मास्टरों को मारने के बाद जियान चेन की हल्की हवा की तलवार एक बार फिर चांदी सफेद धुंध में बदल गई, जिसने शेष लोगों को अपनी तलवार क्यूई के साथ घेर लिया। पच 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 डॉट। प्रकाश पवन तलवार 3 बार और नीचे आए और एक पल में 3 संत मास्टरों के गले छिद गए। इस क्षण तक शेष कुछ संत गुरुओं को लकवा मार गया था। उनमें से प्रत्येक ने फिर से अपने आप को संभाला और एक अजीब तरह से भयभीत चेहरे के साथ जियान चेन को चकमा देने के लिए आगे बढ़े ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। रुको रुको, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी से कहो, जख्मी आदमी ने घबराकर जियान चेन से कहा और एक तरफ हट गया। अभी उसके चेहरे पर सदमे की भावना नहीं थी, बल्कि भय और हताशा थी। जियान चेन ने कुछ पल के लिए अपना नरसंहार रोक दिया और फिर कुछ संत मास्टर्स को घूरने लगा। तो बोलो, तुम्हारा कप्तान कहाँ है? रेस्तरां में जियान चेन ने ये पता लगा लिया था कि झोऊ भाड़े के सैनिकों का कप्तान एक महान संत मास्टर विशेषज्ञ था। लोगों के इस समूह में उसने महसूस किया था कि उनमें से कोई भी उस स्तर का नहीं था। इस स्थिति में इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि कप्तान यहाँ नहीं था। ऐसा नहीं होगा क्योंकि जियान चेन कप्तान को मारना चाहता था। जख्मी आदमी ने गहरी सांस ली और अपनी नसों को शांत करने की कोशिश की। असफल होने पर उसने जियान चेन को घूरते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, मुझे नहीं पता कि हमारे झोऊ भाड़े के सैनिकों के कप्तान ने आपको इतना नाराज करने के लिए क्या किया है कि आप हम सभी को मिटाना चाहते हैं। पहले की तुलना में जख्मी आदमी का रवैया पूरी तरह बदल गया था। जियान चेन की ठंडी निगाहें और भी गहरी हो गईं जैसे ही वह जख्मी आदमी की ओर बढ़ा। उसके हर कदम से वह आदमी और भी घबरा रहा था। फिर जियान चेन ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, तुम्हारा कप्तान कहाँ है? जियान चेन ने दूसरे के सवाल पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। ये देखकर कि जियान चेन उसकी ओर आ रहा है, वह आदमी कुछ झिझक के साथ कुछ कदम पीछे हट गया। कप्तान जहां भी है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर जियान चेन की आंखें ठंडी चमक उठी और उसे उस जख्मी आदमी की कोई परवाह नहीं रही। तुरंत उसके सामने आकर लाइट विंड स्वॉर्ड ने सीधे उस आदमी के गले पर वार किया। पीछे की ओर उड़ने की कोशिश करते हुए उस आदमी का चेहरा अचानक नीचे गिर गया। एक पल में उसके हाथ में एक तलवार आ गई और उसने लाइट विंड स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी तलवार को सही जगह पर लपाता, लाइट विंड स्वॉर्ड पहले ही उसकी गर्दन के पास पहुंच चुकी थी और उसके अंदर गहराई तक धंस गई थी। खून से लथपथ उसकी गर्दन के पीछे से निकलकर बाहर आ गई। ये देखकर कि जख्मी आदमी के पास जियान चेन के खिलाफ कोई मौका नहीं था, शेष बचे कुछ संत मास्टरों के चेहरे जियान चेन की दबंग शक्ति के डर से पीले पड़ गए। भाग जाओ, कप्तान को खोजो, वही हमारा बदला ले सकता है। एक संत मास्टर ने भयभीत होकर चिल्लाते हुए वेक सिटी के द्वार की ओर भागा। ठीक है, जल्दी से कप्तान को ढूंढो। दूसरे संत गुरुओं को अचानक होश आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वे एक दूसरे को पीछे फेंककर उस जगह से भागने की कोशिश करने लगे। जियान चेन ने धीरे से उस मृत जख्मी आदमी से खूनी लाइट विंड स्वॉर्ड खींच लिया। भागते हुए संत मास्टर्स को देखकर वह उनके पीछे पीछे बाहर निकलने से पहले मुस्कुराया। जियान चेन के जाने के कुछ समय बाद ही रेस्तरां से उसका पीछा करने वाले लोगों का समूह अचानक झोऊ मर्चेंडरीज मुख्यालय में एक बड़ी भीड़ के रूप में प्रकट हुआ।
हालांकि जैसे ही लोगों के इस समूह ने टूटे हुए फाटकों के पीछे का भयावह दृश्य देखा, उनके चेहरे पर भय छा गया, क्योंकि वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जियान चेन के मुख्यालय में प्रवेश करने से लेकर उसके बाहर निकलने तक 10 सांसों से भी कम समय बीता था। इतने कम समय में मुख्यालय 100 से ज्यादा लोगों की लाशों से अटा पड़ा था। ऐसा नजारा किसी को भी हैरान कर सकता था। अध्याय 213 झोउ कबीला। हालांकि वेक सिटी जादुई जानवरों द्वारा घेर लिए जाने के कगार पर थी, लेकिन वेक सिटी में किसी को भी किसी तरह का डर या घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शहर का माहौल थोड़ा भारी था, लेकिन नागरिक हमेशा की तरह अपने काम पर लगे रहे। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला वेक सिटी के बहुत करीब थी, लगभग 20 किलोमीटर दूर। ये क्लास 3 शहर के ऊपर स्थित था, जो जादुई जानवरों के हमलों की लहरों को पीछे हटाने में अत्यधिक अनुभवी था। यहां तक कि शहर की दीवारें भी क्लास 1 शहर की दीवारों के बराबर थीं। हर बार जब जादुई जानवर शहर पर हमला करते थे, तो ये छोटा क्लास 3 शहर हमेशा सीधा और ऊंचा खड़ा रहता था। इसलिए जो लोग इस शहर में पैदा हुए और पले बड़े थे, वे सभी जादुई जानवरों की घेराबंदी के आदी थे। वेक सिटी में शहर के स्वामी ने समाचार की घोषणा की थी और साथ ही भाड़े के सैनिकों के संघ में मिशन को पोस्ट किया था। व्यावहारिक रूप से हर एक भाड़े का सैनिक जादुई जानवरों के हमले की तैयारी में वेक सिटी के भीतर एकत्र हुआ था। आजकल वेक सिटी की सड़कों पर पहले से कहीं ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि सड़कों पर चलने वाले ज्यादातर लोग भाड़े के सैनिक थे, जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। रास्ते से हट जाओ, जिस तरह मैंने कहा था, रास्ते से हट जाओ। इस समय सड़कों पर एक तेज और उन्मत्त आवाज गूंजी, जिससे सभी ने अपना सिर घुमाया। वे केवल कुछ मध्यम आयु वर्ग के लोगों को सड़कों पर बेतहाशा भागते हुए देख सकते थे। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग रंग के वस्त्र पहने थे, लेकिन उनकी छाती पर प्रतीक चिन्ह एक जैसे थे। जो भी दुर्भाग्य से उनका रास्ता रोकता था, उसे बेदर्दी से किनारे कर दिया जाता था, जिससे उन्हें सभी का गुस्सा और शाप मिलता था। कुछ लोग हिंसक हो गए थे और ताकतवर लोगों ने अपने संत हथियार निकालने शुरू कर दिए, मानो उन्हें उनके अपराध की सजा मिलनी हो। उनके बैज देखो, क्या वे झोउ भाड़े के सैनिकों के सदस्य नहीं हैं? वे वास्तव में झोउ भाड़े के सैनिक हैं। वे इतने घबराए हुए क्यों हैं? ऐसा लग रहा है मानो कोई उनका पीछा कर रहा है। जब सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने उन लोगों के बैच को पहचाना, तो वे सभी इस अजीबोगरीब घटना को देखकर हैरान रह गए। यहां तक कि जिन लोगों को उनके द्वारा दूर धकेल दिया गया था, उन्होंने भी अपने क्रोध को दबा लिया और सेंट वेपन्स का इस्तेमाल किया जब उन्होंने सुना कि यह समूह झोउ भाड़े के सैनिकों का था। झोउ भाड़े के सैनिकों के कप्तान झोउ यू ने एक महान संत गुरु थे। वेक सिटी के भीतर इस तरह का मामला कोई छोटी बात नहीं थी। आखिरकार वेक सिटी एक क्लास 3 शहर था। एक महान संत गुरु को शहर के भीतर विशेषज्ञों का शीर्ष माना जाता था। अब जब झोउ भाड़े के सैनिकों के पास अपने रैंकों में एक महान संत गुरु था, तो उनकी पहचान आसमान छू गई और वे शहर के सबसे मजबूत समूहों में से एक बन गए। अब बहुत से लोग झोउ भाड़े के सैनिकों को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये झोउ भाड़े के सैनिक सड़कों पर तेज गति से दौड़ते रहे, जब तक कि वे अंततः भीड़ में गायब नहीं हो गए। सड़क पर वे आसपास खड़े लोगों की हैरानी भरी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। जैसे ही झोउ भाड़े के सैनिक भीड़ में गायब हो गए, एक सफेद रोशनी अचानक भीड़ के बीच से निकली और पीछे से झोउ भाड़े के सैनिकों का पीछा करने लगी। क्या हो रहा है? क्या झोउ भाड़े के सैनिक मुसीबत में पड़ गए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अभी झोउ भाड़े के सैनिकों के पास एक महान संत गुरु है और उन्हें झोउ कबीले का करीबी समर्थन भी प्राप्त है। झोउ भाड़े के सैनिकों के साथ कौन परेशानी की तलाश कर सकता है? इससे सड़कों पर हर कोई यादृच्छिक अनुमान लगाने लगा और उन्होंने एक दूसरे के साथ हर संभावना को साझा किया। झोउ भाड़े के सैनिक अपनी पागल और हताश दौड़ के साथ अगले 10 किलोमीटर तक आगे बढ़ते रहे, जहां वे आखिरकार एक भव्य दिखने वाले महल में पहुंचे, जिसके गेट का आकार 4 मीटर ऊंचा और 6 मीटर चौड़ा था। बड़े गेट के ऊपर एक चौड़े बोर्ड पर चमकीले सुनहरे अक्षरों में झोउ कबीले लिखा हुआ था। सिर्फ इसी बात से जो लोग बोर्ड को देखते थे, वे बता सकते थे कि इस घर के मालिक के पास काफी वित्तीय शक्ति थी और वह शारीरिक रूप से भी काफी मजबूत था। हमें अंदर आने दो, हम झोउ भाड़े के सैनिकों का हिस्सा हैं, हमें कैप्टन से महत्वपूर्ण काम है। झोउ भाड़े के सैनिकों में से एक ने गेट के ठीक बगल में खड़े गार्ड को घबराहट में पुकारा। जब गार्ड ने लोगों के समूह को अपने चेहरे पर इस तरह की उन्मत्त भाव के साथ उस पर दौड़ते हुए देखा, तो उसे पता चल गया कि कुछ हो रहा है और उसने उन्हें और अधिक रोकने की हिम्मत नहीं की, जिससे वे अंदर जा सकें। झोउ कबीले के निवास के भीतर एक भव्य हॉल में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मेज पर पहले स्थान पर बैठे थे। उनके पास 10 अन्य सदस्य बैठे थे।
बुजुर्ग ने पास में ही एक भारी कवचधारी व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति मजबूत और शांत था। इससे पहले कि बुजुर्ग हंसे, कमांडर ड्रोली, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे झोऊ कबीले ने 10 साल तक वेक सिटी के बाकी हिस्सों पर कब्जा किया है। ये कहा जा सकता है कि वेक सिटी अब हमारा गृहनगर है। जादुई जानवर की लहर का यह मामला वास्तव में हमारे झोऊ कबीले को लड़ने के लिए तैयार कर देगा। हम वेक सिटी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे देंगे। बख्तरबंद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए कहा। झोऊ कबीले के बुजुर्ग के शब्दों से इस कमांडर को राहत मिली है। झोऊ कबीले के हमारे बलों में शामिल होने से हमारी जीत सुनिश्चित है, और चूंकि अब सर झोऊ युन एक महान संत गुरु हैं, इसलिए यह वास्तव में खुशी मनाने का उत्सव है। उन शब्दों को सुनने के बाद बुजुर्ग के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, कमांडर ड्रोली बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। झोऊ यू की साधना प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट है। हमने अभी अभी राक्षस कोर पर कई सिक्के खर्च किए हैं, जिससे उसे साधना करने और महान संत मास्टर क्षेत्र में आसानी से प्रवेश करने में मदद मिली। फिर बुजुर्ग ने मेज के नीचे दूर बैठे एक दूसरे आदमी की ओर देखा। इस आदमी ने नीले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके बाल कोड़े की तरह बंधे हुए थे जो उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसकी आंखों में एक शांत लेकिन शक्तिशाली भाव था। यह आदमी झोऊ भाड़े के सैनिकों का नेता था, झोऊ युन। जैसे ही बुजुर्ग ने अपनी बात समाप्त की, कमरे के बाहर गलियारे से एक तेज चीख की आवाज आई। कप्तान, कप्तान, कुछ भयानक हुआ है, सचमुच बहुत भयानक मामला। जैसे ही आवाज सुनी गई, अचानक अपनी छाती पर झोऊ भाड़े के सैनिक का चिन्ह लगाए एक आदमी कमरे में घुस आया। उसके पीछे कुछ अन्य लोग थे जो बेतहाशा हौंफ रहे थे। इन लोगों की उदास सूरत देखकर हर कोई आश्चर्य से भौहें सिकोड़ रहा था। कुछ लोग तो उन्हें परेशान चेहरे से देख रहे थे। धृष्टता, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? क्या तुम्हें हमारे नियम, हमारी आचार विचार पद्धति याद नहीं है? कबीले के नेता, कुछ बुरा हुआ है। एक बहुत ही शक्तिशाली और भयानक आदमी ने हमसे बदला लेने की घोषणा की है। हमारे 100 सदस्यों वाले शक्तिशाली झोऊ भाड़े के सैनिकों का सफाया कर दिया गया है और केवल यहाँ बचे हुए लोग ही जीवित बचे हैं। समूह के नेता ने बड़े से चिल्लाकर कहा। यह सुनकर आसपास के सभी लोग घबरा गए। क्या तुमने अभी कहा कि तुम ही झोऊ भाड़े के सैनिकों में बचे हुए हो? झोऊ युन ने गंभीर चेहरे से कहा। तुरंत खड़ा होकर वह जोर से चिल्लाते हुए उस आदमी के पास गया। हाँ कप्तान, केवल हम ही जीवित हैं। भाड़े के सिपाही ने कांपती आवाज में दयनीय स्वर में चिल्लाया। कोई और नहीं। झोऊ युन की आंखें तुरंत काली हो गईं। हर कोई मर चुका है कप्तान, एक अन्य भाड़े के सैनिक ने कहा। यह सुनकर झोऊ यू के मुंह से हत्या की तीव्र भावना फूट पड़ी और वह गुस्से से गुर्राया। कौन हिम्मत करेगा टकराना? इससे पहले कि झोऊ यू अपनी बात पूरी कर पाता, झोऊ कबीले के भवन के बड़े दरवाजे जोरदार आवाज के साथ खुल गए और 4 टुकड़ों में टूटकर आंगन में आ गिरे। अध्याय 214, झोऊ कबीले की बहादुरी भरी दौड़। इस बड़ी आवाज ने सभी को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपनी स्थिति संभाल ली और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति औसत दर्जे का नहीं था और सुनने की अच्छी क्षमता रखता था। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर ही उन्हें पता चल गया कि यह काम किसी आदमी ने किया है। धृष्टता, झोऊ भाड़े के सैनिकों के कबीले के नेता ने अपने सिंहासन के आर्मरेस्ट पर अपना हाथ पटक दिया, जिससे कमरे में एक बड़ी दरार की आवाज गूंज उठी। कौन इतना दुस्साहस करने की हिम्मत करता है हमारे झोऊ कबीले के लिए मुसीबत खड़ी करने की? सभी मेरे साथ चलो, देखते हैं कि कौन इस पवित्र भूमि पर कदम रखने की हिम्मत करता है। झोऊ कबीले का नेता उदास भाव से खड़ा हो गया। जब वह गुस्से में कमरे से बाहर आंगन की ओर बढ़ा तो बाकी सभी लोग उसके पीछे चले गए। झोऊ कबीले का नेता समूह को प्रांगण के प्रवेश द्वार पर ले आया, जहां झोऊ कबीले के 10 रक्षक पहले से ही तैनात थे। हर कोने से अधिक रक्षक आने लगे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। रास्ते से हट जाओ, कबीले का नेता यहाँ है। एक तेज नजर वाला गार्ड उस समय चिल्लाया जब उसने कबीले के नेता को अपनी ओर आते देखा। पानी की तरह गार्डों की भीड़ ने तुरंत कबीले के नेता के लिए रास्ता बना दिया, लेकिन उसके बाद भी पूरा इलाका झोऊ कबीले के गार्डों से भरा हुआ था। झोऊ कबीले के पहरेदारों से घिरा एक अकेला युवक था जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। युवक ने एक सफेद लबादा पहना हुआ था जो घटिया कपड़े का लग रहा था, लेकिन इससे इस युवक की विशेषताओं को छिपाने में कोई मदद नहीं मिली। युवक असाधारण रूप से सुंदर था और उसकी त्वचा का रंग पीला था जो उसके चेहरे की विशेषताओं पर जोर दे रहा था।
हालांकि उसका हाव भाव तटस्थ था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जो उसे देखने वाली किसी भी महिला को पागल कर सकता था। जैसे ही उन्होंने इस 20 वर्षीय युवक को देखा, झोऊ कबीले के नेता की तीखी नजरें एक ठंडी नजर से चमक उठी और वह बोला, तुम कौन होते हो हमारे झोऊ कबीले के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करने वाले? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे झोऊ कबीले को धमकाना आसान है? जियान चेन ने नेता की ओर शांत भाव से देखा और बुजुर्ग से पूछा, और आप कौन हैं? हम्फ। जियान चेन के चेहरे पर तिरस्कार की झलक देखकर झोऊ कबीले के नेता की आंखों में ठंडक और बढ़ गई। ये बूढ़ा आदमी झोऊ कबीले का नेता है, झोऊ बुटुंग। ओह, तो आप झोऊ कबीले के नेता हैं। जियान चेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर झूठी मुस्कान बिखेरी। इसका नाम जियान चेन है। मैं एक व्यक्ति को खोजने आया हूं, जब तक झोऊ कबीले का नेता इस व्यक्ति को बाहर निकालता है, मैं चला जाऊंगा। झोऊ बुटोग गुस्से से हंसा, किसी की तलाश है? हाँ हाँ बदमाश, तुम्हें ये जानने का सबक चाहिए कि तुम्हारे वरिष्ठ कौन है। झोऊ कबीले के नेता से कुछ मांगने की हिम्मत करना। बदमाश, वेक सिटी में झोऊ कबीले से कुछ मांगने की हिम्मत करने वाले लोगों की संख्या लगभग नगण्य है, तुम पहले हो। जियान चेन भी हंसा, ऐसा लगता है कि मुझे इस बात से खुश होना चाहिए। झोऊ कबीले के नेता, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्या आप जानते हैं कि झोऊ भाड़े के सैनिकों का नेता झोऊ यहाँ है या नहीं? मैं झोऊ हूँ। जिस क्षण जियान चेन ने कहा, झोऊ भीड़ से आगे बढ़ा और उसकी आंखों से हत्या करने की भावना झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भूखा भेड़िया हो जो जियान चेन को निगलने के लिए इंतजार कर रहा हो। मैंने सुना है कि तुमने मेरे झोऊ भाड़े के सैनिकों को एक पल में मार डाला है, क्या ये सच है? ये है। उन दो शब्दों को सुनकर झोऊ यून खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठीं और उसने जियान चेन पर जानलेवा हमला किया। तुरंत झोऊ यून के हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया और वह चिल्लाया, तुमने उस भाड़े के समूह को नष्ट करने की हिम्मत की जिसे बनाने में मैंने 20 साल बिताए। नौजवान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं झोऊ यून तुम्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने और दुनिया की अनंत पीड़ा से पीड़ित होने के लिए मजबूर करूंगा। इसके साथ मैं अपने गिरे हुए भाइयों का बदला लूंगा। जब उसने जियान चेन पर वार किया तो उसके संत हथियार से बड़ी मात्रा में संत बल निकला। जियान चेन ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की जब उसके दाहिने हाथ में हल्की पवन तलवार प्रकट हुई और भाले के साथ ही उड़ गई। डिंग। लाइट विंड स्वॉर्ड में तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा थी जो झोऊ यून के भाले पर मजबूती से लगी। जब दो संत हथियार एक दूसरे से टकराए तो हवा में एक बड़ी आवाज गूंज उठी। हर संभव दिशा में एक बड़ी शॉकवेव इतनी घनी फैली कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। संत बल की धड़कन के साथ धूल का एक बड़ा बादल उछला और उसने क्षेत्र को घेर लिया। उसी समय झोऊ कबीले के कमजोर रक्षकों को इसकी वजह से कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। तलवार भाले से टकराई क्योंकि जियान चेन और झोऊ यून एक गतिरोध में फंस गए थे। दोनों के बीच तुरंत एक सफेद रंग की चमक दिखाई दी क्योंकि लाइट विंड तलवार अचानक झोऊ यून के गले की ओर चली गई। यह तलवार अविश्वसनीय रूप से इतनी तेज थी कि झोऊ यून के प्रतिक्रिया करने से पहले ही यह उसके गले से 1 फुट से भी कम दूरी पर थी। झोऊ यून का चेहरा अचानक चौंक गया, लेकिन अपने अनगिनत वर्षों के युद्ध के अनुभव के कारण वह दबाव में शांत रहा और तुरंत पीछे की ओर लात मारी। उसी समय उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा भाला उसकी ओर उछला और तलवार को रोकने के लिए आगे बढ़ा। डिंग। जैसे ही झोऊ यून ने अपना भाला अपने सामने लाया, लाइट विंड स्वॉर्ड ने भाले को चीर दिया जिससे उसमें से बहुत ज्यादा शक्ति निकल गई। भाले से झोऊ यून तक शक्ति का संचार होता रहा और उसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह कोई जानलेवा हमला नहीं था, लेकिन झोऊ यून का चेहरा अचानक पसीने से भीग गया और सदमे से पीला पड़ गया। कितनी तेज तलवार है! यह इतनी तेज थी कि मैं इसे चकमा देने में लगभग बहुत धीमा था। भले ही झोऊ यून एक महान संत गुरु था, लेकिन उसे यह सफलता हासिल किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। वह सिर्फ एक प्राथमिक महान संत गुरु था और जियान चेन की तुलना में झोऊ यून की ताकत ज्यादा से ज्यादा एक शीर्ष संत गुरु के बराबर थी। फिर जब झोऊ यून अपने आप पर विचार कर रहा था और अपनी पीछे की गति को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था, तो एक सफेद रोशनी अचानक पहले की तुलना में और भी अधिक तेज गति से उसकी ओर उड़ी। एक पल में लाइट विंड स्वॉर्ड झोऊ यून के गले तक पहुंच गई थी। इस पल झोऊ यून तलवार की गति के कारण सदमे में केवल तलवार को देख सकता था। तुरंत उसे एहसास हुआ कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं है। अचानक जैसे ही झोऊ यून ने खुद को मौत के हवाले कर दिया, एक बड़ी तलवार झोऊ यून के शरीर पर आकर लगी।
उसी समय झोऊ यू को लगा कि दो बुजुर्ग लेकिन शक्तिशाली भुजाएं उसके कंधों को पकड़ रही हैं और उसे मौत से दूर खींच रही हैं। डिंग! एक तीखी आवाज सुनाई दी जब वह तलवार, जो मूल रूप से झोऊ यू के गले में घुसने के लिए बनाई गई थी, क्षैतिज रूप से उड़ती हुई तलवार से टकरा गई। इस तलवार का मालिक अप्रत्याशित रूप से झोऊ कबीले का नेता झोऊ बुटोग था। हालांकि झोऊ बुटोग जो भावना दे रहा था, वह ऐसा लग रहा था जैसे वह एक तलवार है जिसे अभी तक म्यान से बाहर नहीं निकाला गया है। इस पल के बाद ही लोगों को लगा कि तलवार अब सामने आ रही है और वार करने के लिए तैयार है। नए आए झोऊ बुटोग को ठंडे अंदाज में देखते हुए जियान चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। झोऊ कबीले के नेता, आपको अभी देखकर ऐसा लगता है कि आप झोऊ कबीले को इसमें शामिल करना चाहते हैं। अध्याय 215 झोऊ कबीले की भागीदारी। इस समय झोऊ कबीले के नेता झोऊ बुटोग का चेहरा असाधारण रूप से गंभीर था। जियान चेन को घूरते हुए, जिसमें तिरस्कार की मूल चमक गायब हो गई थी, उसे अब नहीं लगता था कि जियान चेन सिर्फ एक युवा था। अब झोऊ बुटोग ने उसे अपने बराबर के स्तर का प्रतिद्वंद्वी समझा और अब उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान चेन के पहले 2 वारों ने झोऊ बुटोग को जियान चेन को बहुत मजबूत साबित करने में मदद की। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया होता तो उसका बेटा झोऊ यू मारा जाता। इसके अलावा जब उसने अपने बेटे की रक्षा के लिए कदम उठाया तो वह अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ा। जियान चेन के 3 तलवार के वार कुछ ऐसे थे जिन्हें वह कम करके नहीं आंक सकता था, और तीसरे वार ने उसे मजबूरी में ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। गुप्त रूप से झोऊ बुटोग को अपने दिल में झटका लगा था। जियान चेन की उम्र 20 से ज्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन इतने कम उम्र के व्यक्ति के लिए उसके पास इतनी ज्यादा ताकत थी। वर्षों से संचित अनुभव के कारण वह अनुमान लगा सकता था कि जियान चेन के पास कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था जो उसका समर्थन कर रहा था। फिर भी वह ये विश्वास नहीं कर सकता था कि एक युवा जिसके पीछे कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, वह एक महान संत गुरु की ताकत रखने में सक्षम हो सकता है। झोऊ बुटोग ने जियान चेन को एकटक देखा। मुझे नहीं पता कि मेरा युवा मित्र किस कबीले का हिस्सा है और मेरे बेटे झोऊ यू से तुम्हें क्या शिकायत है, लेकिन शायद ये गलतफहमी है। चाहे ये गलतफहमी हो या ना हो, मेरा दिल पहले से ही सच्चाई जानता है। अतीत के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं झोऊ यू को जरूर मार डालूंगा। अगर तुम्हारा झोऊ कबीला इससे दूर रहता है तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा झोऊ कबीला इसमें भाग लेने का फैसला करता है तो मैं इसे भी मिटा दूंगा। जियान चेन की आवाज ऊपर से शांत थी, लेकिन उसमें एक दबंग लहजे का संकेत था। फिर भी जैसे ही झोऊ कबीले ने जियान चेन के शब्द सुने, उनके चेहरे पर उदासी छा गई और उनके आसपास की हवा में हत्या के इरादे की प्रभावशाली मात्रा भर गई। माहौल तनावपूर्ण होने के बावजूद जियान चेन का रवैया उसके ठंडे व्यवहार से बिल्कुल भी नहीं बदला। झोऊ बुटोग का चेहरा भी काला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने जियान चेन को घूरते हुए कहा, तुम बहुत ऊंची आवाज में बोलते हो मेरे दोस्त। मैं मानता हूं तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है, लेकिन तुम मेरे झोऊ कबीले को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम सच में सोचते हो कि मेरा झोऊ कबीला मिट्टी की तरह है? झोऊ कबीले के नेता, ऐसा प्रतीत होता है कि झोऊ यून वह व्यक्ति है जिसकी रक्षा करने के लिए आप दृढ़ हैं। जियान चेन की आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई और उसकी आंखों में काटने वाली ठंडी हत्या की मंशा चमक उठी। झोऊ बुटोग ने अपनी तलवार तैयार की। यदि आप मेरे बेटे की जान लेना चाहते हैं तो आइए देखें कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। एक पल इंतजार करें। जैसे ही दोनों पक्ष लड़ने के लिए तैयार हुए, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए जियान चेन और झोऊ बुटोग दोनों को एहसास हुआ कि यह एक भारी कवच पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की थी। बख्तरबंद आदमी आगे बढ़ा और जियान चेन और झोऊ बुटोग के बीच में रुक गया। जियान चेन को हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, साथी भाई, क्या झोऊ कबीले के साथ आपकी शिकायतें एक छोटी सी बातचीत से हल हो सकती हैं? अगर किसी बड़ी समस्या को बिना किसी समस्या के बदलने की संभावना है तो ये सबसे अच्छा होगा। आप दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई जानवर की लहर जल्द ही वेक सिटी में आ रही है और इसलिए यह वह क्षण है जब पूरे शहर को एक के रूप में एकजुट होना चाहिए। एकजुटता के लिए कृपया इस पर बात करें। आखिरकार ये जादुई जानवर की लहर हजारों आम नागरिकों के जीवन को खतरे में डालती है। साथी भाई, कृपया एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। आदमी ने जियान चेन की लड़ाकू भावना को शांत करने की कोशिश की। जियान चेन ने शांत निगाह से बख्तरबंद आदमी को देखा और फिर उससे एक सरल सवाल पूछा, आप कौन हैं? जियान चेन ने जिस अशिष्ट तरीके से पूछा था उसके बावजूद बख्तरबंद आदमी नाराज नहीं हुआ।
इसके बजाय उसने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, मुझे डुओली कहा जाता है, मैं वेक सिटी के रक्षात्मक सैनिकों का कमांडर हूं और उनका प्रभारी हूं। तो आप कमांडर डुओली हैं? कमांडर डुओली, कृपया पीछे हटें, यह मेरे और उनके बीच का मामला है और मैं आपको इसमें शामिल नहीं करना चाहता, जियान चेन ने जवाब दिया। कमांडर डुओली ने गहरी सांस ली। भाई, ये शांतिपूर्ण समय नहीं है, क्या आप बैठकर इस बारे में बात नहीं कर सकते? जियान चेन ने शांति से अपना सिर हिलाया। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, कमांडर डुओली, कृपया पीछे हट जाएं। कमांडर डुओली, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको शामिल होना चाहिए। यह अज्ञानी युवक मेरे झोऊ कबीले को नष्ट करना चाहता है, फिर मैं उसे अपने झोऊ कबीले की असली ताकत से अवगत कराऊंगा। इसके अलावा मेरे बेटे ने जिस भाड़े के सैनिकों के समूह के लिए खून और आंसू बहाए हैं, उसे इस युवक ने नष्ट कर दिया है। बोलो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अभी भी चर्चा की गुंजाइश है? झोऊ बुटोग ने जियान चेन को मार डालने की इच्छा से देखते हुए कहा। घमंडी बच्चे, मुझे खुद परखने दो। अचानक झोऊ बुटोग की आकृति जियान चेन की ओर उड़ी। उसकी तलवार सेंटफोर्स के साथ फट गई और जियान चेन को चीरने के लिए तैयार थी क्योंकि वह उसके सिर की ओर उड़ी। जियान चेन की निगाहें धुंधली हो गईं जब उसकी हल्की पवन तलवार को रोकने के लिए उड़ी। ये देखकर कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है, कमांडर डुओली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और खुद से कहा, वेक सिटी एक जादुई जानवर की लहर से गिरने की कगार पर है, और हालांकि यह युवक बहुत छोटा है, लेकिन उसकी ताकत महान संत मास्टर स्तर की है। इस तरह की ताकत के साथ ये बिल्कुल जरूरी है कि इन दोनों पक्षों को कोई नुकसान न हो। अगर मैं इन दोनों के बीच की दुश्मनी को सुलझाना चाहता हूं, तो मुझे शहर के स्वामी की जरूरत है। इसके साथ ही कमांडर डुओली ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और वह हताश होकर शहर के स्वामी की जागीर की ओर चल पड़ा। जब वह भाग रहा था, जियान चेन को झोऊ कबीले के आंगन में पूरे झोऊ कबीले के खिलाफ लड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। झोऊ बुटोग एक महान संत मास्टर था जो 20 साल पहले शिखर स्तर पर पहुंच गया था। पृथ्वी संत मास्टर स्तर तक पहुंचने से पहले की दूरी केवल एक कदम थी। ये केवल पृथ्वी संत मास्टर तक पहुंचने में खतरे के कारण था, जिसके कारण उसे महान संत मास्टर स्तर पर रहना पड़ा। इसलिए पिछले 20 वर्षों से वह शिखर महान संत मास्टर स्तर पर रहा और अपनी ताकत को निखारा। जियान चेन के हाथ में हल्की पवन तलवार हवा में नाच रही थी और झोऊ बुटोग की ओर उड़ रही थी। इसकी हरकतें एक दूसरे में प्रवाहित हो रही थीं, वार वार के साथ, जिससे झोऊ बुटोग जियान चेन की त्रुटिहीन तलवार तकनीक से चौंक गया। उसे खुद को पूरी तरह से अपनी लड़ाई के लिए समर्पित करना पड़ा और एक महान संत गुरु की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बावजूद उसे जियान चेन के खिलाफ बचाव करने में अभी भी परेशानी हो रही थी, जो उसके बराबर स्तर पर लग रहा था। हालांकि जब जियान चेन ने झोऊ बुतोग की तलवार पर वार करना जारी रखा, तो उसने एक एक करके झोऊ कबीले के रक्षकों की जान लेना भी शुरू कर दिया। अध्याय 216, झोऊ कबीले का महान युद्ध। लड़ाई कुछ समय तक जारी रही और झोऊ कबीले के रक्षकों को 20 हताहत हुए। इसके बावजूद झोऊ बुटोग का चेहरा नहीं बदला। ये रक्षक वे लोग थे जिन्हें उसने पैसे देकर काम पर रखा था और उनका झोऊ कबीले से कोई वास्तविक संबंध नहीं था। इसलिए जब वे रक्षक मर गए तो झोऊ बुटोग ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और आगे बढ़ता रहा। आगे आओ, जो भी उससे घायल कर सके मैं उसे 1000 बैंगनी सिक्के दूंगा। अगर तुम उसे पकड़ सको तो मैं 10,000 बैंगनी सिक्के दूंगा, झोऊ बुटोग ने आदेश दिया। जब भारी इनाम होता था तो बहादुर लोग होते थे। अमीर खजाने की बात सुनकर सभी पहरेदारों की आंखें लालच से लाल हो गईं और वे जियान चेन की और अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ पड़े। उनके संत हथियार उसे पकड़ने के बजाय उसे घायल करने की उम्मीद में एक एक करके उस पर उड़े। जियान चेन ने आने वाले संत हथियारों को ठंडी निगाहों से देखा, इससे पहले कि उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड ने कार्रवाई शुरू की। उसकी तलवार हर जगह उड़ रही थी। एक पल में लाइट विंड स्वॉर्ड ने प्रत्येक संत हथियार पर इतनी तेजी से हमला किया कि कोई भी उसे देख नहीं पाया। डिंग 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 डॉट। संत हथियारों के एक दूसरे से टकराने के बाद संत हथियारों का एक बड़ा हिस्सा अचानक 2 टुकड़ों में टूट गया। जिस क्षण जिन रक्षकों के संत हथियार टूट गए, उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्होंने मुंह में खून थूका और तुरंत जमीन पर गिर पड़े, जिससे कम से कम 3 रक्षकों की मृत्यु हो गई। संत शस्त्रों का अपने मालिकों के साथ सहजीवी संबंध था। जिस क्षण संत शस्त्र क्षतिग्रस्त होता, उसके मालिक भी घायल हो जाते। जब संत शस्त्र किसी गंभीर परिस्थिति में टूट जाते तो सबसे अच्छी स्थिति में व्यक्ति साधना करने में असमर्थ हो जाता और अपंग हो जाता। सबसे खराब स्थिति में वे मर जाते। जिन लोगों के संत शस्त्र आधे टूट गए थे, इसका मतलब था कि उनके संत शस्त्र पूरी तरह से नष्ट हो गए थे।
जो लोग नहीं मरे वे जाग गए और अपंगों के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू किया। हालांकि झो बुटोक द्वारा दिए जाने वाले भारी इनाम के लालच ने पहरेदारों के दिमाग में जहर भर दिया था। अपने साथियों को गिरते हुए देखने के बाद भी वे जरा भी नहीं डरे। इसके बजाय अब उनकी क्रूरता और बढ़ गई थी, क्योंकि उनके पास कम लोग थे जो संभवतः उनका इनाम छीन सकते थे। आखिरकार यह 1000 बैंगनी सिक्के थे। इन सामान्य संतों और महान संतों के लिए यह उनके पूरे जीवनकाल में शांति और विलासिता में रहने के लिए पर्याप्त था। 1000 बैंगनी सिक्के ऐसी चीज थी जो वे वास्तव में अपने जीवनकाल में कभी नहीं कमा पाएंगे। सफेद वस्त्र पहने जियान चेन अपने हल्के पवन तलवार के साथ गार्डों के समूह के बीच से उड़ता रहा और हर झटके के साथ चमकता रहा। झो कबीले के गार्ड एक एक करके जमीन पर गिर गए। शुरुआत में वहां 100 गार्ड थे, लेकिन इस थोड़े समय के बाद उनमें से केवल आधे ही बचे थे। झो कबीले के नेता झो बुतोंग पहले ही गंभीर चेहरे के साथ लड़ाई से पीछे हट चुके थे, क्योंकि उन्होंने एक तरफा हत्या देखी थी जिसमें जियान चेन ने खुशी से भाग लिया था। कबीले के नेता, यह आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और इसकी तलवार बहुत तेज है। हमारे लिए भी इसका पीछा करना मुश्किल है, इसलिए इन पहरेदारों के पास इसे चकमा देने का कोई मौका नहीं है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मुझे डर है कि ये पहरेदार जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। झो बुटोक के पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। झो बुटोक की आंखों में ठंडी चमक थी जब उसने कहा, उसने अपनी तलवार इतनी तेजी से इस्तेमाल की, उसकी संत शक्ति जल्दी ही खत्म हो जाएगी। चूंकि अभी कुछ समय पहले ही उसने झो भाड़े के सैनिकों को नष्ट किया था, इसलिए उसकी संत शक्ति के इतनी जल्दी ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है। उससे पहले इन पहरेदारों पर अपनी संत शक्ति का इस्तेमाल करने दो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी उसकी संत शक्ति के पास इतनी अंतहीन आपूर्ति होगी। झो लियानयुन, जल्दी करो और किंग टाइगर स्क्वाड को यहां लाओ। इस बार दुश्मन को कम नहीं आंका जा सकता। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन हमारे झो कबीले की जान या मौत दांव पर है। हमें अपनी पूरी ताकत से उसी के अनुसार काम करना चाहिए। हाँ, कबीले का नेता। आदेश मिलते ही वह तुरंत झो कबीले के प्रांगण के पीछे की ओर भागा। झो कबीले के रक्षकों के क्रूर नरसंहार के बाद केवल 10 रक्षक ही बचे थे और लगभग 100 रक्षक जमीन पर पड़े थे। उनका खून चारों ओर फैल रहा था और संगमरमर के फर्श लाल हो गए थे। जियान चेन का शरीर टिमटिमा रहा था जब वह 10 गार्डों के पीछे फिर से प्रकट हुआ। लाइट विंड स्वॉर्ड की धुंधली चमक के साथ उसने उनकी गर्दन पर वार किया और उनकी सांस लेने और जीने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस समय झो कबीले के सभी रक्षक पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। आंगन में केवल झो बुतोंग और कबीले के 1 दर्जन सदस्य ही बचे थे। जैसे ही जियान चेन ने 10 मृत रक्षकों का गला रेत दिया, पीछे से तेज हवा का झोंका उसकी ओर आने लगा और कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले कि ठंडी हवा का झोंका जियान चेन के कंधे पर दबाव डालता, उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से गंभीर हो गया और फिर उसने जल्दी से मुड़कर अपने आप को बचाने के लिए हल्की हवा वाली तलवार उठा ली। किंग! एक बड़ी तलवार अचानक जियान चेन की तलवार पर गिरी, जिससे तलवार से तलवार में बड़ी मात्रा में शक्ति संचारित हुई, जिसने जियान चेन को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। पीछे की ओर गति करते हुए जियान चेन के पैरों ने भी पीछे की ओर उड़ान भरी, मानो उसे पीछे धकेलने वाले अतिरिक्त बल से छुटकारा पाना हो। हाँ, एक जोरदार चीख बाहर निकली और झो बुतोंग ने जियान चेन को सांस लेने का 1 सेकंड भी नहीं दिया और फिर उस पर एक और तलवार से वार कर दिया। उसके बाद झो कबीले के दर्जन भर सदस्यों ने उस पर हमला करने से पहले अपने संत हथियार निकालने शुरू कर दिए। समूह में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए महान संत मास्टर झो यून झो भाड़े के सैनिकों के कप्तान भी शामिल थे। जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हल्की पवन तलवार को झो बुतोंग की तलवार पर तलवार क्यूई की एक बहुत बड़ी मात्रा के साथ गिरा दिया। जैसे ही दोनों संत हथियार हवा में टकराए, संत बल की एक और शक्तिशाली लहर भूकंप के केंद्र से फूट पड़ी और हर दिशा में फैल गई तथा घास और अन्य झो कबीले के सदस्यों को धोती हुई चली गई। एक हमले के बाद सेंट फोर्स की मजबूत मात्रा ने जियान चेन को 6 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि झो बुटोंग 3 कदम पीछे हट गया। जियान चेन के संभलने का इंतजार करने से पहले झो कबीले के दर्जन भर सदस्य शक्तिशाली सेंट फोर्स के साथ जियान चेन पर हमला करने के लिए तैयार अपने सेंट वेपन से हमला करने के लिए तैयार हो गए। झो यून खुद जियान चेन के पीछे भागा और अपने लंबे भाले से लगभग सांप की तरह हमला किया। अध्याय 217 झो कबीले का विनाश। जियान चेन का पैर जमीन पर पड़ा और वह 2 मीटर दूर अतीव गति से उड़ गया और अपने लिए इंतजार कर रहे लोगों के वार से बच गया। ये दर्जन भर लोग अपने आप में बहुत तेज थे। चूकने के बाद भी उनके हाथ नहीं रुके और तुरंत जियान चेन का पीछा किया।
झो यू के भाले ने बहुत ज्यादा मात्रा में सेंट फोर्स पैदा किया जिसने इसे बिजली के सफेद भाले में बदल दिया जो जियान चेन के दिल की ओर उड़ गया। यह एक ऐसा वार था जिसमें झो यू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हम्फ। जियान चेन के मुंह से तिरस्कार भरी हंसी निकली। हालांकि ये दर्जन भर लोग अतुलनीय रूप से क्रूर लग रहे थे, लेकिन जियान चेन के लिए वे कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा दबाव थे, जो जियान चेन को उन्हें गंभीरता से लेने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता था। उसका हाथ अचानक कांप उठा जब लाइट विंड स्वॉर्ड ने तलवार को तेज करने के लिए बड़ी मात्रा में तलवार क्यूई के साथ आगे की ओर वार किया। एक पल में लाइट विंड स्वॉर्ड ने 10 बार वार किया और उन संत हथियारों पर वार किया जो अभी भी उसकी ओर बढ़ रहे थे। लाइट विंड स्वॉर्ड दर्जन भर संत हथियारों की तुलना में एक छड़ी की तरह दिखने के बावजूद जियान चेन की छोटी तलवार में असाधारण रूप से मजबूत मात्रा में शक्ति थी जिसकी तुलना झो कबीले के सदस्य नहीं कर सकते थे। जैसे ही हथियारों ने एक दूसरे से संपर्क किया, झो कबीले के सदस्य के संत हथियार दूर हो गए। झो कबीले के सदस्यों के चेहरे अचानक से उदास हो गए जब उन्होंने आश्चर्य से लाइट विंड स्वॉर्ड को देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी तलवार में इतनी शक्ति समाहित हो सकती है। जिस क्षण दोनों पक्षों ने संपर्क किया, उनके संत हथियारों ने वास्तव में प्रहार से इतनी शक्ति संचारित की कि क्षण भर के लिए उनकी भुजाएं लकवाग्रस्त हो गईं। जब पुरुष स्तब्ध अवस्था में थे, तब एक सफेद चमक ने प्रकाश पवन तलवार को घेर लिया, जो अविश्वसनीय रूप से तेज गति से उड़ी और झो कबीले के सदस्यों की प्रतिक्रिया से पहले ही उनकी गर्दन पर फैल गई। झो कबीले के दर्जन भर सदस्य अचानक अकड़ गए क्योंकि उनकी गर्दन से अचानक खून बहने लगा। उनकी गर्दन से बहता हुआ खून एक फव्वारा बन गया था जिसने उनके शरीर को जीवित रखने वाले जीवन को ही खत्म कर दिया। समूह में महान संत मास्टर झो यू को छोड़कर जो बाल मौत से बच गए थे, अन्य दर्जन सदस्यों का गला जियान चेन की हल्की पवन तलवार से काट दिया गया था। एक ही वार में 1 दर्जन लोग मारे गए थे। जियान चेन ने अपनी हरकतें यही नहीं रोकी। अपने शरीर को एक और झटके से हिलाते हुए वह तुरंत झो यून पर हमला करने के लिए लपका। जियान चेन को अपनी ओर आते देख झो यू तुरंत डर से पीला पड़ गया। जियान चेन के साथ एक बार मुक्का मारने के बाद वह पहले से ही समझ गया था कि वह जियान चेन से लड़ने वाला प्रतिद्वंद्वी नहीं था और वह उसके खिलाफ लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। झो यू अकेले जियान चेन का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वह तुरंत पीछे की ओर भागने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ा। बेटे, मैं झो बुटोग निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहां से जीवित नहीं निकलोगे। जियान चेन की ओर एक और चिल्लाहट फूट पड़ी क्योंकि क्रोधित झो बुटोग तुरंत भाग रहे झो यू की रक्षा के लिए बगल से उड़कर आया। अभी झो बुटोग की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। पिछले दर्जन भर झो कबीले के सदस्य जो मर गए थे, वे झो कबीले के महत्वपूर्ण सदस्य थे और इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। झो कबीले के लिए वे कबीले का समर्थन करते थे और उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम एक संत गुरु की ताकत थी। उनमें से प्रत्येक का दिमाग व्यापार से भरा था और व्यावहारिक रूप से झो कबीले के वित्तीय मामलों को नियंत्रित करता था। अब जबकि झो कबीले के स्तंभ मारे गए थे, ये झो कबीले के लिए एक विनाशकारी क्षति थी। जियान चेन ने नाक भान सिकोड़ी। तुम्हारे झो कबीले के पास इसमें शामिल न होने का मौका था, लेकिन तुमने इसका हिस्सा बनने पर इतना जोर दिया। झो कबीला अब लगभग खत्म हो चुका है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। इसके साथ ही जियान चेन ने एक सेकंड भी इंतजार नहीं किया और तुरंत झो बुटोग पर हमला करने के लिए लाइट विंड स्वॉर्ड को नीचे लाया। उस समय भारी हथियारों से लैस लोगों का एक समूह अचानक झो कबीले के प्रांगण में घुस आया। इस समूह के लोगों में सिर्फ 20 लोग थे। हर सदस्य अनुशासित लग रहा था, मानो वे सेना में सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हों। जब वे जियान चेन की ओर दौड़े तब भी उनका हर कदम सर्वसम्मति से उठाया गया था। कबीले के नेता राजा टाइगर दस्ता आ गया है, एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने समूह के पीछे से झो बुटोग को चिल्लाकर कहा। यह सुनकर झो बुटोग की आंखें कांप उठीं और उसने 20 लोगों के समूह की ओर देखते हुए एक बार फिर अपनी बड़ी तलवार से जियान चेन पर वार किया। राजा टाइगर स्क्वाड, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम इस बदमाश को तुरंत मार डालो। किंग टाइगर स्क्वाड झो कबीले के 30 साल के प्रशिक्षण और खर्च का नतीजा था। कुल 300 लोगों में से उनमें से प्रत्येक को केवल 20 लोगों को पीछे छोड़ने से पहले कई करीबी युद्ध परीक्षणों में उलझाया गया था। ये 20 लोग किंग टाइगर स्क्वाड थे और इसमें झो कबीले के सबसे मजबूत लोग थे। हाँ, राजा टाइगर दस्ते के 20 सदस्यों ने तुरंत जवाब दिया और अपने संत हथियारों के साथ तेज गति से सीधे जियान चेन पर हमला कर दिया। किंग टाइगर स्क्वाड से निकलने वाली क्यूई की प्रबल मात्रा को महसूस करते हुए जियान चेन को अपने दिल में थोड़ा झटका लगा। इन 20 सदस्यों में से हर एक कम से कम एक संत मास्टर जितना ही शक्तिशाली था।
ये झोउ कबीले का तुरुप का पत्ता होना चाहिए। जियान चेन ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, किंग टाइगर स्क्वाड अपने सेंट वेपन्स के साथ जियान चेन की रेंज में 100 मीटर तक पहुंच चुका था। उसी समय झोउ बुटोग और झोउ यून दोनों एक साथ हमला करने के लिए जियान चेन की ओर उड़े। झोउ बुटोग और झोउ यून के हमले से बचने के लिए जियान चेन कुछ कदम पीछे हट गया। लाइट विंड स्वॉर्ड एक चांदी के धुंधलेपन में गायब हो गया क्योंकि यह किंग टाइगर स्क्वाड के सेंट वेपन्स से फिसल गया और उनके कुछ सदस्यों के गले पर उड़ गया। प्रकाश पवन तलवार के निशानों का अनुसरण करते हुए ये चांदी के धुंधलेपन के साथ राजा बाघ दस्ते की ओर उड़ी और उनके गले में फंस गई, जिससे उनकी जान चली गई। एक पल में किंग टाइगर स्क्वाड के 20 लोगों को जियान चेन ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। यह देखकर कि किंग टाइगर स्क्वाड कितनी जल्दी मारा गया, झोउ बुटोग कांपने लगा क्योंकि उसका क्रोध अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया था। किंग टाइगर स्क्वाड उसके लिए विशेष रूप से कीमती खजाना था और वह कुलीन टास्क फोर्स थी जिसे उसने अनगिनत घंटों तक प्रशिक्षण दिया था। जब झोउ बुटोग इस नवीनतम विकास के बारे में सोच रहा था तो जियान चेन की हल्की पवन तलवार की आवाज से एक चमकदार चमक निकली जो उसके गले की ओर बढ़ती हुई उस पर झपटी। झोउ बुटोग ने तुरंत अपनी तलवार को उठाया ताकि वह प्रकाश पवन तलवार के प्रहार को रोक सके, लेकिन जैसे ही दोनों ने संपर्क किया, प्रकाश पवन तलवार के बल ने उसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जियान चेन ने झोउ बुटोग को आराम करने का कोई मौका नहीं दिया और तुरंत उसके करीब आ गया। उसकी तलवार बेवजह तेजी से आगे बढ़ी और एक बार फिर से वार करने लगी। इसके बाद तीसरी और चौथी स्ट्राइक एक साथ इतनी तेज गति से हुई कि वह पहली 2 स्ट्राइक के बराबर थी। 5वीं हड़ताल। लाइट विंड स्वॉर्ड एक धुंधली रोशनी में गायब हो गई क्योंकि ब्लेड के काल्पनिक निशान उसके असली शरीर के साथ ओवरलैप हो गए। यह एक बार अविश्वसनीय रूप से तेज था जिससे झोउ बुटोग को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। पच। झोउ बुटोग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि हल्की पवन तलवार ने उसकी प्रतिक्रिया की क्षमता को पार कर लिया और उसके गले को छेद दिया। अध्याय 218 नगर का स्वामी। झोउ बुटोग ने अपने गले में घोंपी गई खूनी लाइट विंड स्वॉर्ड को अविश्वास की नजर से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल का एक युवक उसे इतनी आसानी से मार सकता है। अभी झोउ बुटोग को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना शक्तिशाली था। उसे लगा कि वह एक सपने में है। इस घंटे में जो घटनाएं घटी थीं वे उसके लिए बहुत तेजी से घटित हुई थीं। अभी कुछ समय पहले वह उच्च और शक्तिशाली झोउ कबीले का नेता था जो वेक सिटी डिफेंसिव गार्ड कमांडर के साथ एक जादुई जानवर की लहर के मामलों पर चर्चा कर रहा था। लेकिन अब उसके आधे घंटे बाद भी उसका झोउ कबीला पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। झोउ बुटोग ने अनिच्छा से एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली तथा अपने बुजुर्ग शरीर को धीरे धीरे जमीन पर गिरने दिया। जियान चेन ने झोउ बुटोग को बिना किसी भावना के जमीन पर गिरते हुए देखा। अपने पिछले जन्म की यादों की बदौलत उसका दृढ़ संकल्प काफी दृढ़ था। भले ही वह कई लोगों का नरसंहार करे, लेकिन उसे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे झोउ बुटोग की गर्दन से हल्की हवा की तलवार खींची गई और जियान चेन झोउयू को देखने के लिए मुड़ा। हालांकि जब उसने आंगन के फर्श पर बिखरे शवों को देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। फिर भी झोउयू कहीं नहीं मिला। इस पर जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं तो वह भाग गया। बोलते समय जियान चेन ने फर्श पर पड़ी लाशों को देखा और फिर झोउ बुटोग की कमर पर बंदी स्पेस बेल्ट को देखा। 2 कदम आगे बढ़ते हुए जियान चेन ने स्पेस बेल्ट को पकड़ लिया था। झोउ बुटोग एक कबीले का नेता था, उसके पास जो वस्तुएं थीं वे निश्चित रूप से महंगी होंगी। जियान चेन की आंख के कोने के ठीक बाहर उसने झोउ बुटोग की गर्दन पर एक धागा देखा। झोउ बुटोग के खून और कपड़े से छिपे हुए जियान चेन को आखिरकार वह रहस्य मिल गया था जो लाश छुपा रही थी। ये छिपी हुई डोरी नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थी। ये तभी पता चली जब खून ने डोरी को चमकदार लाल रंग दिया और जियान चेन ने इसे खोज निकाला। जियान चेन ने धीरे से झोउ बुटोग की रक्तरंजित गर्दन से कपड़ा हटाया और एक धागे से बंधी अंगूठी दिखाई जो उसके पेट तक जाती थी। जिस क्षण जियान चेन को स्पेस रिंग मिली उसकी आंखें चमकने लगी और वह आश्चर्य से चिल्लाया, यह एक स्पेस रिंग है। उसकी आवाज में बहुत खुशी थी। इस स्पेस रिंग को झोउ बुटोग ने व्यक्तिगत रूप से छिपाकर पहना था। ऐसे रहस्य के साथ निश्चित रूप से इसके भीतर कोई छिपा हुआ खजाना होगा। झोउ बुटोग की गर्दन से छिपी हुई स्पेस रिंग को खींचते हुए जियान चेन असाधारण रूप से खुश था। हालांकि उसने अभी तक अंदर की वस्तुओं को नहीं देखा था, उसने इसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लिया। उसके पास अभी इसे देखने का समय नहीं था, इसलिए वह तुरंत आंगन से बाहर निकल गया।
जिस क्षण जियान चेन प्रांगण से बाहर निकला, उसने तुरंत कुछ लोगों की आवाजें सुनी जिन्होंने प्रांगण में हो रही लड़ाई के बारे में सुना था। झो कोर्टयार्ड को देखते ही सभी के चेहरे सदमे से भर गए। उनकी स्थिर निगाहें भयावह दृश्य को घूर रही थीं, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। झो कबीला एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, सब लोग रास्ते से हट जाओ। इस समय समूह के पीछे से एक बहुत तेज आवाज आई। झो कबीले के प्रांगण के पास खड़े लोगों के घने समूह ने तुरंत भारी हथियारों से लैस लोगों के एक समूह को देखा जो सीधे उनके बीच से भाग रहे थे। अरे, क्या वह वेक सिटी का नगर स्वामी नहीं है? मुझे नहीं लगा कि वह यहां भी आएगा। सबके बीच से भारी हथियारों से लैस लोगों का एक समूह आगे बढ़ा। खास तौर पर एक आदमी काला लबादा पहने हुए खड़ा था। उसकी आंखें तलवार की तरह ही तेज उद्देश्य से चमक रही थीं। एक आम आदमी के नजरिए से उस आदमी की त्वचा तांबे जैसी थी और उसकी कद काठी के साथ मिलकर वह आदमी काफी डरावना लग रहा था। ये वेक सिटी का नगर स्वामी था, युनली। शहर के पहरेदारों की सुरक्षा में वेक सिटी के नगर स्वामी युनली झोउ कबीले के प्रांगणों में आगे बढ़ते रहे। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उन्होंने केवल बड़ी संख्या में बिखरे हुए शवों को देखा। युनली कुछ कदम और आगे बढ़ा और फिर रुक गया। उसने भारी भाव से लाशों को देखा। आखिरकार उसकी नजर झोउ बुटोव की लाश पर पड़ी, इससे पहले कि उसका चेहरा पत्थर की तरह हो जाता। युनली ने उदास होकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उसके ठीक बगल में वेक सिटी के रक्षात्मक गार्डों के कमांडर डुओली खड़े थे। डुओली को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है, लेकिन फिर वह उदास स्वर में बोला, भगवान, हम एक पल बहुत देर से आए हैं। इस पर युनली ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और जमीन पर बिखरे हुए कई शवों को देखा। आखिरकार अपने दिल के भीतर की उदासी को दबाते हुए उसे तब एहसास हुआ कि हर एक आदमी के गले पर एक घाव था। ये सिर्फ एक घाव था और झोउ बुटोव भी इसका अपवाद नहीं था। डुओली, जो झोउ कबीले से बदला लेने के लिए यहां आया था, वह एक अकेला 20 वर्षीय युवक था, सही? युनली ने ठंडे चेहरे से कमांडर डुओली को देखा। हाँ, मेरे प्रभु। उनके चेहरे से उनकी उम्र का अनुमान लगभग 20 वर्ष था, एक असाधारण युवा चेहरा। डुओली ने घबराहट में कहा। यह सुनकर युनली चुप हो गया और सोचने लगा। तो झोउ कबीले का नाश हो गया है। इसने जादुई जानवरों की लहर के लिए हमारे रक्षात्मक सैनिकों को बहुत कमजोर कर दिया है। फिर भी हमारे वेक सिटी में इस युवा विशेषज्ञ के साथ अगर हम उसे शामिल कर सकें तो हम जादुई जानवरों के खिलाफ आसानी से अपना बचाव कर पाएंगे। प्रभु बहुत बुद्धिमान है, आपके अधीनस्थ ने भी यही सोचा था। डुओली ने गंभीर भाव से कहा। आओ, वह अभी बहुत दूर नहीं गया है। चलो उसका पीछा करते हैं। युनली ने और भी तेजी से चलना शुरू कर दिया और डुओली और गार्डों के समूह को आंगन से बाहर ले गया। इसके बाद युनली ने जियान चेन द्वारा छोड़े गए खूनी पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। जियान चेन धीरे धीरे भौहें सिकोड़ते हुए सड़कों पर चल रहा था और अपने आप से सोच रहा था। उसे नहीं पता था कि वह चाचा केंडल के परिवार को कैसे खोजेगा। वेक सिटी बहुत छोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां कुछ लाख लोग थे। इतनी आबादी में सिर्फ 2 लोगों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। साथ ही अभी जियान चेन ये भी गारंटी नहीं दे सकता था कि चाचा केंडल का परिवार अभी भी वेक सिटी में रह रहा है या वे शहर से बाहर चले गए हैं। परिवार को ढूंढने की कोशिश करना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। अंकल केंडल, चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। मैं निश्चित रूप से उन्हें उनके पूरे जीवन में खुशी से जीने दूंगा, जियान चेन ने खुद से कहा। हालांकि इससे पहले कि वह केंडल के परिवार को खोजने के लिए खुद को पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर सके, उसे पहले त्यानिक्सियोव कबीले से निपटना था। शुरुआत में जियान चेन को त्यानिक्सियोव कबीले की वजह से वेक सिटी से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनके लिए उसकी ये दुश्मनी बेहद गहरी और अविस्मरणीय कही जा सकती है। वह ये भी जानता था कि चूंकि उसने त्यानिक्सियोवली के बेटे त्यानिक्सियोव कान को मार डाला था, इसलिए उसके खिलाफ उनकी दुश्मनी भी उतनी ही गहरी थी। ये शब्दों से हल किए जाने से कहीं आगे बढ़ चुका था। एक पक्ष को मिटाना होगा। अगर वह त्यानिक्सियोव कबीले से नहीं निपटता तो जियान चेन चाचा केंडल के परिवार के बारे में खबर पाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा अगर त्यानिक्सियोव कबीले को पता चल गया कि उसके और केंडल के परिवार के बीच कोई संबंध है, तो वे उसे एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे जिससे बचना असंभव और अपरिहार्य होगा। अध्याय 219 नगर के स्वामी का निमंत्रण। भाई, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें।
जैसे ही जियान चेन आगे बढ़ता गया, अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज के साथ एक आवाज गूंजी। जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि भारी बख्तरबंद सैनिकों का एक दल तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा है, जिसमें 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति दल का नेतृत्व कर रहे थे। उसने संदिग्ध नजर से बख्तरबंद जोड़ी को देखा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक वह आदमी था जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था, वेक सिटी के रक्षात्मक सैनिकों का कमांडर डुओली। वेक सिटी से इन सैनिकों को अपनी ओर आते देख जियान चेन को संदेह होने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग उसे पकड़ने और झोऊ कबीले को खत्म करने के लिए ही यहाँ आए हैं। फिर भी जबकि जियान चेन इन लोगों से नहीं डरता था, वह वेक सिटी के भीतर चाचा केंडल के परिवार को ढूंढना चाहता था। यही कारण था कि वह अभी तक वेक सिटी के स्थानीय शासक से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। साथी भाई, कृपया रुको। जियान चेन को धीमी गति से चलते देख डुओ ली ने उसे एक बार फिर पुकारा और अपने समूह से तेजी से चलने का आग्रह किया। जियान चेन ने डुओली और उसके बगल में खड़े लोगों के समूह को देखा और फिर डुओली से पूछा, कमांडर डुओली, क्या कोई समस्या है? कमांडर डुओली ने जियान चेन को सलामी देते हुए एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान प्रकट की। साथी भाई, ये वेक सिटी का स्वामी है। उसने अपने बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा किया। वेक सिटी के नेता। जियान चेन थोड़ा चौंका। तुरंत स्वामी की ओर देखते हुए उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। तो आप वेक सिटी के स्वामी हैं? ये जियान चेन है, इसकी अज्ञानता के लिए इसे क्षमा करें। जब शहर के स्वामी ने पहली बार सुना कि जियान चेन 20 साल का है और महान संत गुरु स्तर तक पहुंच गया है, तो उसने शुरू में सोचा कि जियान चेन एक मजबूत पृष्ठभूमि वाले कबीले से है। इस समय उसने न तो अमीर वस्त्र देखे और न ही अहंकार की हवा, जिससे जियान चेन के बारे में उसकी धारणा न तो अच्छी थी और न ही बुरी। वेक सिटी के स्वामी ने अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए कहा, तो आपको जियान चेन कहा जाता है, इसे युनली कहा जाता है। भाई जियान चेन, अगर ये पूछना बहुत ज्यादा नहीं है तो मुझे भगवान के बजाय बड़े भाई युनली कहें, अगर इससे बचा जा सकता है। जियान चेन के शांत चेहरे को देखकर युनली यह पता लगा सकता था कि यह उसकी अभिव्यक्ति थी या जियान चेन का अजीब रवैया, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि जियान चेन ने औसत दर्जे के कपड़े पहने हुए थे, शहर के स्वामी ने जियान चेन को बिल्कुल भी नीचा नहीं देखा, इसके बजाय उन्होंने वास्तव में एक पल के लिए उसकी प्रशंसा की थी। युनली की बातें सुनकर जियान चेन को समझ आ गया कि वह उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने अभी भी अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि युनली की ताकत के कारण वह उसे कुछ भी नहीं समझ सकता था। भगवान, युनली इसके साथ क्या करना चाहते हैं? जियान चेन ने मुस्कुराते हुए और शांत स्वर में कहा। हंसते हुए युनली ने कहा, भाई जियान चेन, इस सड़क पर बात करना असुविधाजनक है, क्या आप मेरे साथ मेरी हवेली में वापस चलेंगे? ये शब्द सुनते ही जियान चेन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अचानक चाचा केंडल के परिवार के साथ अपनी समस्या के बारे में सोचना पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने भगवान की बात मान ली। शहर के स्वामी की हवेली वेक सिटी के बीचों बीच स्थित थी और शहर की सबसे शानदार इमारतों में से एक थी। ये कई वर्ग किलोमीटर में बनी थी और सबसे बड़ी इमारत भी थी। यहां तक कि भाड़े के सैनिकों का संघ भी आकार में इस हवेली की बराबरी नहीं कर सकता था। इमारत के चारों ओर पुरुषों के कई दस्ते लगातार दिन रात गश्त करते रहते थे, बिना किसी कोने की तलाशी लिए, जिससे यह इमारत एक बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र बन गई। हवेली के मुख्य हॉल में शहर के राजा युनली ने सिंहासन पर अपनी सामान्य सीट भी छोड़ दी थी और खुद को जियान चेन के दर्जे पर ले लिया था और जियान चेन के बराबर ही बैठ गए थे। जब वे इंतजार कर रहे थे तो कुछ महिला वेट्रेस ने कभी कभी उन्हें एक कप चाय परोसकर उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे से बातचीत की और अंततः मुख्य समस्या पर आ गए। भाई जियान चेन, मुझे यकीन है कि आपको एहसास हो गया होगा कि हमारा वेक सिटी जादुई जानवरों की एक लहर का सामना करने वाला है। ये हमारे वेक सिटी के लिए जीवन या मृत्यु की परीक्षा है। अगर हम इन जादुई जानवरों से वेक सिटी की रक्षा करने में विफल रहे तो हजारों लोग जादुई जानवरों का भोजन बन जाएंगे, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई जियान चेन वेक सिटी की रक्षा करने में मदद करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। युनली के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी और एक गंभीर भाव ने उसकी जगह ले ली थी, क्योंकि वह इस गंभीर विषय पर बात करना शुरू कर रहा था। जियान चेन ने हंसते हुए कहा, शहर का स्वामी वास्तव में इस पर बहुत अधिक विचार करता है। मैं एकांत के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। जादुई जानवरों की इस लहर से वेक सिटी की आबादी की रक्षा करने का मेरे पास क्या कारण होगा?
जियान चेन के शब्दों पर युन ली का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जियान चेन के पास जादुई जानवरों की लहर से वेक सिटी को बचाने की कोई योजना नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जियान चेन ने बोलना जारी रखा, हालांकि चूंकि मैं पहले से ही वेक सिटी में हूं, इसलिए मैं भी इसमें भाग ले सकता हूं। फिर भी वेक सिटी जादुई जानवरों की लहर से बच पाए या नहीं, इसकी गारंटी यह नहीं दे सकता। जियान चेन के शब्दों ने युनली की आंखें तुरंत चौड़ी कर दी और वह खुशी से मुस्कुराया। भाई जियान चेन के ये शब्द सुनकर ही यह सहज महसूस करता है। जब भाई जियान चेन वेक सिटी में शामिल हो जाएगा तो हमारा शहर निश्चित रूप से एक बार फिर इस खतरे से सुरक्षित हो जाएगा। इस समय कमांडर डुओ ली अचानक दरवाजे से घुसा और तेजी से युनली की ओर बढ़ा। जियान चेन को एक जटिल नजर से देखते हुए वह युनली के कानों में कुछ फुसफुसाने के लिए नीचे झुका। यह देखकर कि कैसे वेक सिटी के स्वामी युनली का चेहरा और भी अधिक गंभीर हो गया, इससे पहले कि उसके चेहरे पर भारी भ्रम की झलक दिखाई दे, जियान चेन के चेहरे पर भी एक जटिल भाव था। युनली के चेहरे पर धीरे धीरे आ रहे बदलाव को देखकर जियान चेन को जिज्ञासा होने लगी। हालांकि उसे नहीं पता था कि इतने बड़े बदलाव को लाने के लिए क्या शब्द कहे गए थे, लेकिन युनली और डुओली की नजरों से जियान चेन को अंदाजा लग गया था कि स्थिति क्या हो सकती है। अचानक जियान चेन की आंखें चमक उठी और उसने खुद से सोचा, क्या ये त्यानिक्सियोंग कबीले से संबंधित मामला हो सकता है। वेक सिटी में जियान चेन के दुश्मन बहुत कम थे, लेकिन युनली के चेहरे को बेहद गंभीर देखकर झोउ कबीले और झोउ भाड़े के सैनिकों को बाहर करने के बाद ही कोई दूसरा जवाब हो सकता था। त्यानिक्सियोंग कबीले के त्यानिक्सियोंग ली को उसका नाम पता था और जियान चेन द्वारा उसके बेटे त्यानिक्सियोंग कान को मार डालने के बाद एक ऐसी दुश्मनी थी जिसे कभी भी शांति से हल नहीं किया जा सकता था। अध्याय 220 त्यानिक्सियोंग कबीले का विनाश 1। युनली का चेहरा काला पड़ने लगा क्योंकि डुओली और भी गंभीर भाव के साथ लगातार उसके कान में बोल रहा था। कमांडर डुओली की बात समाप्त होने के बाद युनली भ्रमित भाव से जियान चेन की ओर मुड़ा, फिर भी वह वहां से नहीं गया। युनली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और जियान चेन को देखता रहा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसने कहा, भाई जियान चेन, 1 साल पहले वेक सिटी में एक बड़ी घटना घटी थी। वेक सिटी के नंबर 1 कबीले त्यानिक्सियोंग कबीले के युवा स्वामी त्यानिक्सियोंग कान को किसी ने मार डाला था। और अगर यह जानकारी विश्वसनीय है तो त्यानिक्सियोंग कान को मारने वाला व्यक्ति एक युवा है जिसकी उम्र में आपसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युवा का नाम भी जियान चेन है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि आप दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यह सुनकर जियान चेन के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। इस तरह के अंतिम परिणाम की उसे बहुत पहले ही उम्मीद कर लेनी चाहिए थी। बिना कुछ और बोले वह मुस्कुराया, भगवान सही कह रहे हैं, वह व्यक्ति यही है। यद्यपि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह उत्तर आने वाला है, फिर भी युनली जियान चेन का उत्तर सुनने के बाद अपने हृदय की गति को तेज होने से नहीं रोक सका। हालांकि जियान चेन और त्यानिक्सियोंग कबीले से जुड़ा यह मामला इस जादुई जानवर की लहर से पूरी तरह से असंबंधित था, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जहां हजारों नागरिकों की जिंदगी दांव पर लगी थी। यह उनके लिए लापरवाह होने का समय नहीं था। वेक सिटी की रक्षा करने में मदद करने के लिए पूरे रक्षा बल को एक एकजुट इकाई होना था। चाहे वह जियान चेन हो या त्यानिक्सियोंग कबीला, वे अभी भी वेक सिटी की बड़ी शक्तियों में से एक थे। उन दोनों के बीच इस नफरत के साथ ये युनली के लिए एक बड़ा सिरदर्द लेकर आएगा क्योंकि वह जानता था कि अगर दोनों एक साथ हों तो आग की तरह हैं। उसे डर था कि अगर वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए तो निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर यह कोई और समय होता तो युनली को परवाह नहीं होती, लेकिन इस समय जब जादुई जानवरों की लहर जल्द ही आने वाली थी, वह निश्चित रूप से उनके बीच होने वाले विस्फोट से बचना चाहता था। कम से कम जब तक जादुई जानवरों की लहर खत्म नहीं हो जाती, वह वेक सिटी को और अधिक शक्ति खोने नहीं दे सकता था। युनली ने जियान चेन को गंभीरता से देखा, भाई जियान चेन, मैंने भी आपके और त्यानिक्सियोंग कबीले के बीच की दुश्मनी के बारे में सुना है, और जबकि मैं खुद इससे दूर रहना चाहता हूं, वेक सिटी इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। हमें इस शहर की रक्षा करने की जरूरत है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप और त्यानिक्सियोंग कबीला अपने मतभेदों को अस्थायी रूप से अलग रख सकते हैं जब तक कि यह लहर खत्म न हो जाए। क्या भाई जियान चेन इस पर सहमत होंगे? युनली ने विनम्रता से कहा। चूंकि उन्होंने जियान चेन को अब एक उच्च पद पर बिठा दिया था, इसलिए वे उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे, चाहे उसे कबीले का समर्थन मिले या न मिले। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लॉर्ड युनली, मुझे डर है कि मेरा जवाब आपको निराश करेगा। ये सुनकर युनली का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसका दिल जानता था कि जवाब आने वाला है, फिर भी वह सवाल को छोड़ने को तैयार नहीं था।
भारी मन से उसने एक बार फिर पूछा, भाई जियान चेन, कृपया वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें। इसके अलावा तियानिक्सियोव कबीला झोउ कबीले से भी अधिक मजबूत है। 1 साल पहले उनके सामने आए आपदा और वेक सिटी में नंबर 1 कबीले का खिताब खोने के बावजूद वे दृढ़ इच्छाशक्ति वाले बने रहे। चाहे वे कितना भी हार गए हों, तियानिक्सियोव कबीला अभी भी सबसे मजबूत कबीलों में से एक है और उन्हें कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। युनली की बात सुनकर जियान चेन का दिल एक पल के लिए कांप उठा। भगवान युनली, तियानिक्सियोव ली के अलावा तियानिक्सियोव कबीले के पास और कौन से विशेषज्ञ हैं? युनली ने कुछ देर झिझकते हुए कहा, तियानिक्सियोव ली के अलावा एक और मध्य महान संत मास्टर विशेषज्ञ है जो तियानिक्सियोव ली का छोटा भाई है। उसका नाम तियानिक्सियोव दाओयुन है। इसके अलावा तियानिक्सियोव ली के कुछ मजबूत भाड़े के समूहों के कप्तानों के साथ कुछ संबंध हैं। अगर वे एकजुट हो जाएं, तो उनकी शक्ति असाधारण रूप से भयानक होगी। ये जानकारी मिलने के बाद भी जियान चेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। चाय की चुस्की लेते हुए उसकी प्रतिक्रिया पहले जैसी ही थी। जियान चेन को इतना शांत देखकर मानो उसे तियानिक्सियोव कबीले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। युनली के अंदरूनी विचार आखिरकार तय हो गए। उसे डर था कि जियान चेन के पास उसका समर्थन करने वाला एक बहुत ही मजबूत बैकग्राउंड है, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था। उसे यह भी यकीन नहीं था कि कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहा है या नहीं। युनली एक सावधान व्यक्ति था। जिस क्षण उसने देखा कि जियान चेन के पास तियानिक्सियोव कबीले को जाने देने की कोई योजना नहीं है, उसने जियान चेन को मनाने की कोशिश करने की योजना नहीं बनाई। अब उसके लिए जियान चेन तियानिक्सियोव कबीले से कहीं अधिक मूल्यवान था। भले ही जियान चेन के पास उसका समर्थन करने के लिए कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उसके जैसे युवा के लिए एक महान संत गुरु को मारने में सक्षम होना, यह एक ऐसी प्रतिभा थी जो स्वर्ग से भी आगे निकल गई। कुछ समय के बाद तियान युआन महाद्वीप में उसकी उपलब्धियों के बारे में सभी को पता चल जाएगा। जियान चेन के हवेली से चले जाने के बाद आसमान पहले से ही अंधेरा हो चुका था। जब तक वह हवेली में था, जियान चेन ने चाचा केंडल के परिवार के बारे में नहीं पूछा। उनकी राय में यह मामला तब सबसे अच्छा होगा जब उनके और तियानिक्सियोव कबीले के बीच का मामला खत्म हो जाए। केंडल के परिवार के बारे में पता लगाने का यह सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका था। दिन लगभग बीत चुका था और जियान चेन पहले ही 2 अलग अलग लड़ाइयों में लड़ चुका था। इससे उसकी ऊर्जा में भारी कमी आ गई थी, इसलिए अब वह समय नहीं था जब जियान चेन तियानिक्सियोव कबीले के खिलाफ लड़ना चाहता था। इसके बजाय उसने रात के लिए रुकने के लिए एक रेस्तरां और सराय की तलाश शुरू कर दी। सुबह होते ही समय तेजी से बीत गया। जियान चेन ने अपनी बैठी हुई साधना मुद्रा से अपनी आंखें खोली। कल उसने जो ऊर्जा खर्च की थी वह पूरी तरह से वापस आ गई थी, जिससे वह एक बार फिर अपनी चरम स्थिति में काम करने में सक्षम हो गया। जियान चेन ने सराय छोड़ने के बाद बाहर लोगों की झोउ भाड़े के सैनिकों और झोउ कबीले के पूर्ण विनाश के बारे में चल रही चर्चाओं को सुना। झोउ कबीले और झोउ भाड़े के सैनिकों की वेक सिटी में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन इतने कम समय में उन दोनों का सफाया हो जाना, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। चाहे वह छोटी हो या बड़ी गली, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। इसके साथ ही वेक सिटी के भीतर प्रत्येक प्रमुख शक्ति ने जैसे ही इस बारे में सुना, तुरंत जानकारी जुटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। तियानिक्सियोव कबीला वेक सिटी में नंबर 1 शक्ति हुआ करता था और उनकी ताकत के बारे में सभी को पता था। चाहे वह कहीं भी जाए, जियान चेन तियानिक्सियोव कबीले के बारे में सुन सकता था।